तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो पार्ट ए है मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जिसके अंदर रियल फ्लो एंड हमारा नॉमिनल फ्लो या फिर आप कह सकते हैं मनी फ्लो उसके बारे में हमने बात करी थी। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जाना था पूरा चार्ट वाइज। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इकोनॉमिक प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं एंड प्रीवियस के 2 लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं या फिर इंपॉर्टेंस रखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज डेली बेसिस पर रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं बिना भी गैप करे हुए। एंड ये जो पूरा नोट्स हैं हैंड रिटन डिजिटल ई नोट्स ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को एंड अगर आपका कोई क्लास 11th में जान पहचान का है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं बिकॉज क्लास 11th की भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अब बिना टाइम वेस्ट करें हमारे आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम होता क्या है? लास्ट वीडियो में हमने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात किया था तो वहाँ पे ये वर्ड आया था फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर इनकम। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि फैक्टर इनकम होता क्या है। फैक्टर इनकम क्या होती है? इनकम अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब हम हमारी प्रोडक्टिव सर्विसेज यानी कि जब हम प्रोडक्शन सेक्टर में जो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर में हमारा प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जब हम फैक्टर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मे बी हम लेबर बन के या फिर अपना लैंड दे दे या फिर एक लेबर की बन के हम जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज देते हैं तो उससे जो हमें इनकम जनरेट होती है वो हमारी फैक्टर इनकम कहलाती है। इनकम अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की गई हो, बाय रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज को रेंडर करके यानी कि इस्तेमाल करके इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करके, ऐसी इनकम को फैक्टर इनकम कहते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे पॉइंट बी होगा। नेक्स्ट इज इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट कंट्रीब्यूट समथिंग इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हमारी जो फैक्टर इनकम्स होती हैं इसको हम नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं यानी कि कंट्रीब्यूट करता है ये बिकॉज कंट्रीब्यूट समथिंग इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो हमारी फैक्टर इनकम होती है वो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करती है, दैट्स वाई हम नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड करते हैं। एग्जांपल अगर हम फैक्टर इनकम कर लें तो यहाँ पे हमारा रेंट हो सकता है, रेंट हमें किस पे मिलता है? लैंड एंड बिल्डिंग मिलता है। इंटरेस्ट हमें कैपिटल पे मिलता है। वेजेस एंड प्रॉफिट हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनको एज अ बोनस मिलता है या फिर वेजेस उनकी वेजेस उनको मिलते हैं यानी कि डेली का जो उनका सैलरी होता है। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। जब हम कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज को बिना रेंडर करे हुए कोई इनकम अर्न करते हैं तो वो हमारी ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज यहाँ पे कोई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है इसका, तो इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते या फिर इंक्लूड नहीं करते। एग्जाम्पल समझते हैं जैसे ओल्ड एज पेंशन, जैसे कि जो रिटायर्ड लोग होते हैं या फिर ओल्ड एज लोग होते हैं तो उनको एक पेंशन मिलता है पर मंथ के बेसिस पे। स्कॉलरशिप हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, जैसे कि एक स्कीम होता है बूढ़े लोगों की स्कीम होता है जैसे कि सीनियर सिटीजन का, तो उसमें आपको पेंशन मिलती है पर मंथ का। वो हमारा क्या हो गया? एक तरह का ट्रांसफ़र इनकम हो गया बिकॉज कि हमने वहाँ पे कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं रेंडर करी है प्रोडक्शन प्रोसेस में, हमें जस्ट इनकम जनरेट हो रही है, वो एज अ ट्रांसफ़र मिल रहा है तो हमारी ट्रांसफ़र इनकम हो गई। स्कॉलरशिप भी हमारा एक ट्रांसफ़र इनकम के अंडर में आता है। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो कि आपका अकाउंट्स में भी काम आएगा, वो होता है हमारा स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये हम आज के वीडियो में कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता क्या है? एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्टॉक। जब हम कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं या फिर मेज़र करते हैं तो हमारा एक स्टॉक कहलाता है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट या फिर एक स्टॉक वेरिएबल कहलाता है।
इट इज़ स्टैटिक इन नेचर, दैट इज इट डू नॉट चेंज, यानी कि एक स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, ये चेंज नहीं करता है। देर इज़ नो टाइम डायमेंशंस इन स्टॉक, हमारा यहाँ पे कोई टाइम का डायमेंशन नहीं होता है कि हमारा इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमारा इसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है, या फिर अगर हम टाइम इंक्रीज कर दे तो तब वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाता है। ऐसा कोई टाइम का डायमेंशन नहीं होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ मनी, मनी सप्लाई, वाटर इन टैंक, यानी कि जैसे कि आपके घर से कहीं दूर सिटी जाने का कोई एक डिस्टेंस है कि 10 किलोमीटर है, आप कहीं 10 किलोमीटर में अपने किसी फ्रेंड के दोस्त के घर पे पहुंचते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे वो जो आपका डिस्टेंस है वो स्टैटिक है, यानी कि वो डिस्टेंस नहीं चेंज होता है। अगर वो रोड वगैरह चेंज हो गया, अगर रास्ता बढ़ गया तो वो अलग बात हो गई, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो गई, बट वो क्या हुआ, आपका डिस्टेंस स्टैटिक है। आप एक गिलास में पानी भर के रख दोगे तो वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं हो रहा है, इसमें कोई टाइम का रोल नहीं है कि इस टाइम पे आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे आप सुबह जाओगे तो 10 किलोमीटर की जगह 11 हो जाएगा, शाम को जाओगे तो 10 की जगह 8 ही किलोमीटर पड़ेगा, तो वहाँ पे कोई टाइम का डायमेंशन नहीं है, इट जस्ट स्टैटिक है, उसको टाइम से मतलब नहीं होता है, वो जस्ट कॉन्स्टेंट चीज़ है आपका, वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैलेंस शीट निकालते हो तो बैलेंस शीट आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप बैलेंस शीट की कोई वैल्यू निकालते हो, बैलेंस शीट हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ, तो बैलेंस शीट में हम कौन सी वैल्यू जानते हैं कि अगर हम ईयर एंड पे कोई पर्टिकुलर डेट पे बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो जैसे 31 मार्च 2024 को हम बैलेंस शीट अपनी बना रहे हैं अकाउंट्स में, सो बैलेंस शीट क्या बताता है कि हमको उस पर्टिकुलर डेट पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या वैल्यू है, हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, इनकम कैपिटल कितनी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में वो बताता है एक पर्टिकुलर डेट पे। तो वो क्या होता है, हमारे एक बैलेंस शीट को अगर कोई पूछे, अगर आपको इंटेलेक्चुअल दिखना है तो आप बता सकते हो बैलेंस शीट हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर डेट पे हमारी एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल की एक पर्टिकुलर वैल्यू बताते हैं जो कि स्टैटिक होता है उस पर्टिकुलर डेट के लिए, वो चेंज नहीं होता है, उसमें कोई टाइम का डायमेंशन मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट हो गया हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट जस्ट स्टॉक का अपोजिट, एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्लो। इट इज डायनेमिक इन नेचर दैट इट कैन बी चेंज, देयर इज टाइम डायमेंशन इन फ्लो वेरिएबल्स, यानी कि फ्लो वेरिएबल क्या होता है, ये हमारा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पीएनएल अकाउंट बनाए हुए, क्लास 11 में आपने अगर फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा तो उसमें एक पीएनएल अकाउंट बनता है, पीएनएल एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें क्या होता है कि हमारा आप लिखते हैं कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, तो उसमें क्या होता है कि आप आपके जो अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक आपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जितनी सेल करी है, परचेज करी है, जितने भी रेंट पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस किए हैं, उन सारी चीज़ों को आप रिकॉर्ड करते हो। तो क्या हुआ कि आप एक पूरे साल यानी 365 डेज पूरे 1 ईयर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई तो आप उसको ट्रेडिंग पीएनएल में रिकॉर्ड करते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइम का डायमेंशन हो गया, यानी कि एक टाइम पीरियड यहाँ पे बंद किया कि इस टाइम पीरियड में इतना हुआ, तो हमको क्या हुआ उस वेरिएबल का, यानी कि हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल क्या हो गया, एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें टाइम की हेल्प लेनी पड़ी उसको डिफाइन करने के लिए, हमें उसको टाइम के डायमेंशन में ढाल लें जिससे कि हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। एंड ऑल्सो ये चेंज कर सकता है टाइम टू टाइम। अगर हम इसमें एक एग्जांपल करें तो हमारी स्पीड चेंज कर सकती है, स्पेंडिंग ऑफ मनी, वाटर इन रिवर, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, यानी कि हमारे कोई फिक्स्ड नहीं होते, वो टाइम के मुकाबले टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं, तो ऐसे होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, दीज आर गुड्स डेट आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन लाइक ब्रेड परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, और इफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन लाइक बिल्डिंग मशीनरी परचेज्ड बाय फर्म। यानी फाइनल गुड्स कहाँ से गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स जिसको हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं या फिर बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम खरीदते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है पर्सनल कंजम्पशन के लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो वो हमारा फाइनल गुड्स होता है। लाइक आप दुकान पे गए, आपने एक ब्रेड का पैकेट किया, उसको लाए घर में बढ़िया बना के खा गए, या फिर आप गर्मी में बाहर निकले कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो वो सब हमारे एक फाइनल गुड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ किया है, वो एक फाइनल कंजम्पशन था, लास्ट था, उसके बाद आपको उसको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर लिया। फाइनल गुड्स का नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, सिंपल भाषा में अगर हम जाने तो फाइनल गुड्स आर दोज विच रिक्वायर नो फर्दर प्रोसेसिंग, ऐसे गुड्स जिसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, एंड आर अवेलेबल इन इकोनॉमी फॉर कंजम्पशन, यानी कि हमें कोई
उसमें कुछ प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है एंड डायरेक्टली हम मार्केट प्लेस से जा करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस एंड इन्वेस्टमेंट। दीज गिफ्ट डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर, यानी कि हमें कोई प्रोडक्शन प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है नहीं, हम डायरेक्टली उससे मार्केट प्लेस से हमारी इकॉनमी में अवेलेबल रहता है हमारे कंजम्पशन के लिए, तो हमें क्या करता है एक तरह का वो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे हमारे फाइनल गुड्स है वो फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? दीज आर द गुड्स डेट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग लाइक शुगर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, यानी कि हमारे ऐसे गुड्स जिसमें हमें अभी कुछ प्रोसेसिंग करना बाकी, उसमें कुछ अभी काम बाकी है, हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज़ें, ऐसे कोई गुड्स जिसमें थोड़ा सा काम बाकी, जब वो काम हो जाएगा तब वो रेडी हो जाएंगे हमारे कंजम्पशन के लिए। और रीसेल इन द सेम ईयर इफ़ कार परचेज्ड बाय कार डीलर फॉर रीसेल, यानी कि मान लीजिए कोई कार डीलर है तो वो कार परचेज करता है, तो क्या वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहा है, वो अगर कार डीलर है तो उसने कार खरीदी, अब उसको वो रिसेल करेगा 1 साल के अंदर अंदर, तो वो क्या हो गया उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो उसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग बाकी, वो कार लेके आया, उसका एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसको सेल करेगा, तब जाके उससे वो मनी अर्न करेगा, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन, यही वो कार खरीद के लाता खुद की यूज़ करने के लिए तो फाइनल गुड्स होता है। लेकिन वही एक कार डीलर अगर कार खरीद के ला रहा है 4-5 तो अब बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स बन जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स का नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर द वंस विच रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग आर नॉट अवेलेबल इन इकोनॉमी फॉर पर्पज ऑफ कंजम्पशन। जैसे कि कहा कि हमारा इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ प्रोसेसिंग बाकी रहती है एंड वो इकोनॉमी में ऐसे फ्रीली डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। दीज गुड्स गिव इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू अ कस्टमर, यानी कि ये गुड्स हमें इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ख़त्म होता है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है फाइनल गुड्स एंड उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो उसका एक डिटेल लेक्चर अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 4 में भी, सो उसमें हम फाइनल गुड्स एंड उसके कुछ वेरिएशंस होते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।